हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज हम करने वाले हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। उसी ऑर्डर में जो पहला क्वेश्चन आपके सामने आप देख रहे हैं, बायो-सेवर्ट लॉ इंडिकेट्स दैट द मूविंग इलेक्ट्रॉन with velocity v produce magnetic induction B such that ऑप्शन ए है B is perpendicular to V, ऑप्शन B is parallel to V, ऑप्शन C it obeys inverse cube law, and option D is it is along the line joining the electron and the point of observation। देखिए, सबसे पहले कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसका मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है, तो करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो इसका ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ए, बी इज परपेंडिकुलर टू वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए करंट फ्लोज इन ए कंडक्टर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एट अ पॉइंट अबोव द कंडक्टर। किस डायरेक्शन में उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा? जैसे सपोज ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें करंट जा रहा है ईस्ट से वेस्ट में, और एक पॉइंट यहां इसके ऊपर है जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड पाम रूल यूज होता है। करंट की डायरेक्शन में थंब, उंगलियां उस पॉइंट की तरफ जहां फील्ड निकालना है, तो फील्ड जो है वो पुशिंग साइड होगा, यानी कि इसके हिसाब से तो अंदर की तरफ। लेकिन अगर आप अपनी नोटबुक पे देखें तो ये जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ है, इधर वाली साउथ है, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो नॉर्थ की तरफ होगा। तो इन ऑप्शंस में से आपका जो आंसर रहेगा दैट इज ए, नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इन अ साइक्लोट्रॉन ए चार्ज पार्टिकल, ऑप्शन ए undergoes acceleration all the time, B speed up between the D's because of the magnetic field, C speed up in D, D slows down within a D and speeds up between the D's। देखिए इसमें क्या होता है, जब चार्ज पार्टिकल डीज के अंदर जाता है तब वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अंडर होता है, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, और बिटवीन द डी होता है उसमें लीनियर एक्सेलरेशन होता है, यानी कि एक्सेलरेशन तो उसमें हर टाइम होता है। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा दैट विल बी ए, इट अंडरगोज एक्सेलरेशन ऑल द टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड with uniform velocity along the axis of a current carrying long solenoid, which of the following is true? एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड के अंदर है उसकी एक्सिस के अलोंग मूव कराया जाता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है? ऑप्शन ए, the electron will be accelerated along the axis, option B, electron path will be circular about the axis, option C, the electron will experience a force at 45 degree to the axis of solenoid and hence execute a helical path, और D ऑप्शन है the electron will continue to move with uniform velocity along the axis of the solenoid। अब इसमें देखिए ये सोलेनॉइड है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होगा या तो इधर होगा या इसके अपोजिट होगा। इलेक्ट्रॉन इधर मूव कराया जाता है तो जो करंट है उसकी वजह से वो इधर होगा। एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट जो है या तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा या अपोजिट होगा, यानी कि थीटा की वैल्यू या 0 होगी या 180 होगी। दोनों ही केस में फोर्स होता है BIL साइन थीटा, F 0 हो जाएगा, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स किसी भी डायरेक्शन में नहीं लगेगा। तो अगर नहीं लगेगा तो जैसे वो चल रहा है वैसे चलता रहेगा। तो उसके हिसाब से जो ऑप्शन डी है दैट विल बी करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चलता रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
आपकी स्क्रीन पे, ए प्रोटॉन इज मूविंग along the negative direction of x-axis in a magnetic field directed along the positive direction of y-axis. The proton will be deflected along the negative direction of option A x-axis, option B y-axis, option C z-axis and option D none of these. सबसे पहले देखिए, ये ग्राफ है, इसमें ये पॉजिटिव एक्स होता है, ये नेगेटिव एक्स होता है, ये पॉजिटिव वाई होता है, ये नेगेटिव वाई होता है, बाहर की तरफ पॉजिटिव जेड होता है और अंदर की तरफ नेगेटिव जेड होता है। तो हमें क्या क्या गिवन है, जो प्रोटॉन है वो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है एक्स की, यानी कि ये होगी वेलोसिटी की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है। अब हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो ऊपर की तरफ है, पार्टिकल जो है वो इस तरफ है, तो जो फोर्स है वो थंब की डायरेक्शन में यानी कि इनवर्ड लगेगा, यानी कि नेगेटिव जेड डायरेक्शन में लगेगा। तो ऑप्शन में जो पूछा गया है कि किस नेगेटिव एक्सिस की तरफ फोर्स लगेगा, तो ऑप्शन विल बी सी, जेड एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। लेट एप्सिलॉन नॉट डिनोट द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एंड म्यू नॉट that of permeability of vacuum if capital M is mass, L length, T time, I current, then dimensional formula of the option दे रखे हैं आपको। A epsilon नॉट इज इक्वल टू M minus 1 L minus 3 T2, ऑप्शन B epsilon नॉट M minus 1 L minus 3 T4 I2, ऑप्शन सी म्यू नॉट इज इक्वल टू एम एल टी माइनस 2 आई माइनस 2, और ऑप्शन डी म्यू नॉट इज इक्वल टू एम एल स्केयर टी माइनस 1 आई। इसको अगर आप डायमेंशनली चेक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा सी, म्यू नॉट इज इक्वल टू एम एल टी माइनस 2 आई माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इन अ कोएक्सियल स्ट्रेट केबल द सेंट्रल कंडक्टर एंड द आउटर कंडक्टर कैरी इक्वल करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। द मैग्नेटिक फील्ड इज 0, ए outside the cable, B inside the inner conductor, B inside the outer conductor, D in between the two conductors। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है, कोएक्सियल केबल है यानी कि उनकी एक्सिस सेम है। एक केबल ऐसे है और दूसरी केबल इस तरह से है, और दोनों में जो करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो अगर हम इसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड देखें तो वो 0 कहां पे होगा, ऑप्शन इज ए, आउटसाइड द केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज प्लेस्ड इन द XY प्लेन with center at the origin. Half of the loop with x greater than 0 is now bent so that it now lie in YZ plane. Then option A, magnitude of magnetic moment now diminishes. Option B, magnetic moment does not change. Option C, the magnitude of B at 0 0 Z where Z greater than R increases, and option D, the magnitude of B at 0 0 Z where Z very greater than R is unchanged. सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए। सपोज ये आपके पास करंट लूप है और इसकी रेडियस क्योंकि R है, अब ये R रेडियस है तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो होगा करंट इनटू एरिया यानी कि I इनटू पाई R स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, इसको
अभी फिलहाल ये ऐसे रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन का मतलब है ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, एक्स वाई प्लेन ये है। अब मैं इसको आधे को टर्न कर देता हूं ऐसे। अब जब ये आधा ऐसे टर्न होगा तो क्या होगा, ये जो नया स्ट्रक्चर बन गया उसमें सेमी सर्किल तो आ गया कौन से वाले प्लेन में, वाई जेड प्लेन में। उसका मैग्नेटिक मोमेंट ध्यान दीजिए, इसका मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की तरफ था, इस वाले का मैग्नेटिक मोमेंट बाहर था। अब ये इतना हिस्सा हो गया तो जो बचा हुआ आधा हिस्सा है उसका मैग्नेटिक मोमेंट तो बाहर ही है, लेकिन इस वाले का मैग्नेटिक मोमेंट इस प्लेन के परपेंडिकुलर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में हो गया। दूसरी बात, एरिया दोनों का हाफ हाफ हो गया, यानी कि अब जो नया मैग्नेटिक मोमेंट आएगा m डैश, दैट विल बी m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, और वो जो m1 m2 है न्यूमेरिकली वो दोनों इक्वल होंगे, m1 इक्वल टू m2 वो हो जाएंगे I इंटू एरिया इस बार होगा क्योंकि रेडियस हाफ हो गई है, पाई r स्क्वायर बाय 2, क्योंकि सेमी सर्कल का एरिया हो गया इस बार। तो हम लिख सकते हैं इट विल बी I पाई r स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर प्लस I पाई r स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर। तो फाइनल रिजल्ट मेरे पास I पाई r स्क्वायर बाय 2, अंदर रह जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि I पाई r स्क्वायर बाय 2 इंटू रूट 2। अब अगर इसको देखें, ये m डैश है, ये m है, m डैश लेस देन m है, इसका मतलब जो अब मैग्नेटिक मोमेंट है वो कम हो जाता है, इसीलिए जो ऑप्शन आएगा ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, ए पार्टिकल ऑफ चार्ज q and mass small m moves in a circular orbit of radius r with angular speed omega. The ratio of the magnitude of its magnetic moment to that of its angular momentum depends on a omega and q, b omega q and m, c q and m, and d omega and m। देखिए जो चार्ज है उसकी वैल्यू q है, मास m है, हमें रेशियो निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट जो कि करंट इनटू एरिया होता है डिवाइड बाय एंगुलर मोमेंटम, वो mvr होता है। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो रेशियो देखिए, I को मैं q बाय t भी लिख सकता हूँ, अगर पूरा साइकिल t टाइम में कंप्लीट होता है तो इसे लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर बाय m, v को लिख सकते हैं r ओमेगा इंटू आर स्क्वायर कैंसिल, इसको q बाय t इंटू एम, ओमेगा की जगह 2 पाई बाय कैपिटल T लिख सकते हैं। तो हमारे रिजल्ट में जो रह गया है वो रह गया है q बाय 2 पाई m, यानी कि केवल q और m पे डिपेंडेंस है, तो उसके हिसाब से इसका जो ऑप्शन रहेगा दैट विल बी C। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ ए ड्यूट्रॉन कमिंग आउट ऑफ अ साइक्लोट्रॉन इज 20 MeV मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ प्रोटॉन दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेम एक्सेलरेटर इज ऑप्शन ए 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी 30 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ऑप्शन डी 40 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए इसमें सबसे पहले आपको यह बताना चाहिए कि जो एनर्जी होती है वो होती है हाफ mv स्क्वायर, और r इज इक्वल टू mv बाय bq, इट इज द रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल पाथ इन साइक्लोट्रॉन। तो यहां से v आ जाता है bqr बाय m। देखिए ना तो b बदल रहा है, चार्ज पार्टिकल में ड्यूट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज भी सेम ही होता है, रेडियस भी नहीं बदलती, हाँ मास बदल रहा है, मास बदलने से वेलोसिटी बदल जाएगी। मास क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अब मान लिया ये E1 है, E2 कितना हो जाएगा, हाफ m की जगह m बाय 2, वेलोसिटी हो गई 2v स्क्वायर, क्योंकि मैंने भी बताया कि मास हाफ होगा वेलोसिटी डबल हो जाएगी, तो इट विल बी हाफ m बाय 2 इंटू 4v स्क्वायर, तो 2 इंटू हाफ
एम वी स्केयर, तो E2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2E के बराबर हो जाएगी, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डबल हो जाएगी। डबल का मतलब 20 into 2, that is 40 MeV. So our answer is D, 40 MeV. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ए लॉन्ग थिन hollow metallic cylinder of radius r has a current I ampere. The magnetic induction B away from the axis at a distance small r from the axis varies as. ऑप्शन ए में आपको ग्राफ दे रखा है, बी में भी, सी में भी और डी में भी। ये चारों ग्राफ, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ है जो बी और आर का सही रिलेशन बताता है एक होलो मेटेलिक कंडक्टर के लिए जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। पहले हर ग्राफ का मतलब समझिए। जो ऑप्शन ए में है वो ऐसा ग्राफ है, इसका मतलब R इक्वल टू आर, ये बी। तो होलो कंडक्टर के सेंटर से स्टार्ट करते हैं और सरफेस तक जाते हैं, वहां पे कोई फील्ड नहीं है, इसका मतलब ये है। दूसरा जो ग्राफ है वो इस तरह का ग्राफ है, इसका मतलब ये होता है कि बी की वैल्यू पूरे होलो कंडक्टर के अंदर सेम है, सेंटर से आप सरफेस तक आते हैं सेम रहती है, उसके बाद कम होनी शुरू हो जाती है। ऑप्शन सी में जो ग्राफ है उसका मतलब क्या होता है, देखिए वो इस तरह का ग्राफ है, ऐसे और फिर डाउन। इसका मतलब सेंटर से सरफेस तक जाते तक तो आपका जो फील्ड है वो बी आर के साथ बढ़ेगा, उसके बाद बाहर जाके कम हो जाएगा। डी जो है उसका मतलब क्या बनता है, ये देखिए, इसका मतलब जब तक आप सेंटर से सरफेस तक आते हैं तब तक मैग्नेटिक इंडक्शन है, उसके बाहर कोई मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं है। इसमें से होलो के अंदर कोई भी मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होता, बाहर होता है और वो डिस्टेंस के साथ कम होता चला जाता है। तो उसके हिसाब से ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 12th क्वेश्चन देखिए, इन हाइड्रोजन एटम an electron is revolving in the orbit of radius 0.53 angstrom with 6.6 into 10 raised to the power 15 rotation per second. Magnetic field produced at the center of the orbit is option A 0.125 Weber per meter square, option B 1.25 Weber per meter square, option C 12.5 Weber per meter square and option D 125 Weber per meter square. इस क्वेश्चन के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब इसमें आप ध्यान दीजिए, अगर कोई चार्ज पार्टिकल Q R रेडियस वाले ऑर्बिट में न्यू फ्रीक्वेंसी से रिवॉल्व करता है तो उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होता है, ये उसका फॉर्मूला है। अब मैं क्या करता हूं, इनकी वैल्यूज रखता हूं। म्यू नोड होता है 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 क्यूब, क्योंकि क्या घूम रहा है, एक हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 6.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 15 और रेडियस है 0.53 एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे 10 रेज़ टू द पावर -10। इतना टेस्ला या फिर आप इसे वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब क्योंकि आपके ऑप्शन में यूनिट जो ली गई है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर ली गई है तो हम भी वही ले लेते हैं, और इसको जब आप पूरे को सॉल्व करते हैं तो आपका रिजल्ट आता है 12.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि आपके ऑप्शन के हिसाब से सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ए सर्कुलर कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ is connected to a battery of 4 volt. The total resistance of the conductor is 4 ohm. The net magnetic field at the center of the conductor, जो आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए म्यू नॉट बाई 2, ऑप्शन बी 8 म्यू नॉट बाई 3, ऑप्शन सी 2 म्यू नॉट एंड ऑप्शन डी 0।
देखिए इस डायग्राम में आपको ये 4 वोल्ट गिवन है, ये कंडक्टर है जो सर्कुलर शेप में है, इसका कुछ हिस्सा नीचे है कुछ ऊपर है। अब ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो बचा हुआ एंगल जो है वो ऑटोमेटिकली 270 डिग्री हो जाएगा। तो लेंथ का 1/4 पार्ट यहाँ पे है और 3/4 पार्ट यहाँ पे है। अब अगर लेंथ का 1/4 पार्ट यहाँ पे है, 3/4 यहाँ पे है, तो जो टोटल 4 ओम रेजिस्टेंस है उसका 1 ओम तो इधर है और 3 ओम इधर है। इस वाले वायर में करंट इस तरह से जाएगा, इसमें इधर से। दोनों के कारण जो नेट मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, देखिए इसमें बाहर की तरफ और इस वाले के कारण अंदर की तरफ, जो नेट मैग्नेटिक इंडक्शन होगा B, दैट विल बी B1 माइनस B2। और आप इसकी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल और अपोजिट आएंगे, तो रिजल्ट जो होगा वो यहां पे नेट मैग्नेटिक इंडक्शन 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इक्वल करंट्स आर पासिंग थ्रू टू वेरी लॉन्ग एंड स्ट्रेट पैरेलल वायर इन सेम डायरेक्शन, दे विल ऑप्शन ए अट्रैक्ट ईच अदर, ऑप्शन बी रिपेल ईच अदर, ऑप्शन सी लीन टुवर्ड्स ईच अदर एंड ऑप्शन डी नाइदर अट्रैक्ट नॉर रिपेल ईच अदर। देखिए क्या होता है, जब भी दो वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो वो अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट फ्लो होता है तो वो रिपेल करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दो वायर जो दिए गए हैं उनमें करंट सेम डायरेक्शन में है, सो दे विल अट्रैक्ट, सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये नीट फेज 2 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए लॉन्ग वायर कैरिंग ए स्टेडी करंट इज बेंट into a circular loop of 1 turn. The magnetic field at the center of the loop is capital B. It is then bent into a circular coil of n turns. The magnetic field at the center of the coil of n turns will be option A NB, option B n square into B, option C 2NB एंड ऑप्शन डी 2n स्क्वायर b। देखिए सपोज ये कॉइल थी, ये इसकी रेडियस थी, यहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन b था, तो हमें पता है b इज इक्वल टू म्यू नॉट I/2r होता है अगर सिंगल टर्न हो तो। अब मान लिया n टर्न्स हैं लेकिन उसी वायर के n टर्न्स बनाए गए हैं, तो यानी कि इसकी जो टोटल लेंथ थी 2πr, मान लिया जो नई हमारे पास रिंग बनी उसकी रेडियस है r डैश, तो वो जो लेंथ है वो n टाइम्स हो गई, यानी कि n इंटू 2πr डैश, वेयर r डैश इज न्यू रेडियस। तो यहां से r डैश की वैल्यू जो है वो r/n आ जाती है। अब जो नया मैग्नेटिक इंडक्शन होगा b डैश मान लेते हैं उसको, दैट विल बी म्यू नॉट I/2r डैश इंटू n, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स n है और नई रेडियस r डैश है, i पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो b डैश हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट I/2, r डैश को हम लिख सकते हैं r/n इंटू n, ये n ऊपर आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा n स्क्वायर म्यू नॉट I/2r, ये b के बराबर है, तो हमारे पास b डैश जो होगा दैट विल बी n स्क्वायर b। तो उसके हिसाब से आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं ये आप अच्छे से करेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में नए पैटर्न के हिसाब से 50% क्वेश्चंस जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। जनरली बच्चों को इन क्वेश्चंस में काफ़ी कंफ्यूजन होता है, इस वजह से वो अपने मार्क्स कटवा लेते हैं। अगर आप मल्टीपल चॉइस की प्रैक्टिस अच्छी करेंगे तो मार्क्स आपके अच्छे आएंगे। आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा और आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो।